हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं चित्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो है 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किसके, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वो कौन से 5 सवाल है जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो द टॉप 5 क्वेश्चंस ये क्या है, ये मैं और आपको मैं ये भी बता दूंगी कि इसके अलावा जो है आपको आसपास और क्या पढ़ना है। दूसरी बात जो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझनी है और जो बहुत अच्छे से याद करनी है, दैट इज मैं आपको हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन बताऊंगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें से सवाल नहीं आए, हाँ उसके अलावा भी आ सकता है, पर वो टॉप 5 क्वेश्चन में से सवाल आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। अब जो सवाल हम देखने वाले हैं दैट इज ये 3 क्वेश्चन लगातार दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ऑब्वियसली बुक से निकाले हैं हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हुए हैं। देखो ध्यान से। व्हाई द कॉपर टी कंसिडर्ड एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टू स्पेस द चिल्ड्रन। अगर 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए तो कॉपर टी जो है ये एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है मेथड क्यों हो सकता है। ठीक है, इवन आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर बेस्ड जो है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताइए। तो कॉपर बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं? कॉपर बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, और क्या है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है। तो ये आपके कॉपर लोडिंग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जिनकी ज़रूरत जो है उन फीमेल को होती है जो अभी बच्चा नहीं चाहती है, जिनका अभी बच्चा हुआ या जो 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है। सो द कॉपर टी इज एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, दैट इज इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट। ठीक है, और ये बहुत ही इफेक्टिव वे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ये क्या करता है, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो कर देता है और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी कम कर देता है। स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को स्लो, और आपके स्पर्म को फैगोसाइट कर लेता है, खा जाता है। ठीक है, या स्पर्म को एकदम मार डालता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ओवा के पास तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो अगर कोई महिला जिनके 2 बच्चों के बीच में वो गैप चाहती है कि एक बच्चा 5 साल बाद हो, तो वो कॉपर टी जो है वो निकाल सकती है। पर ये एक्सपर्ट के द्वारा किया जाने वाला मेथड है, ये अपने मन से नहीं हो सकता कि जब मन चाहे तब कर दो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद है नेम द ओरल पिल दैट यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय ह्यूमन फीमेल्स, हाउ डज प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, और वाई सहेली इज अ वेल एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चलिए सुनते। सहेली सबसे पहले किसने बनाई है? CDRI लखनऊ ने बनाई है। ये आपके NCERT में लिखा हुआ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये पिल बनाई है। ये बहुत अच्छी पिल क्यों है? क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की पिल होती है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की पिल है, वीकली पिल है, ये हफ्ते में एक ही बार ली जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा है, रोज रोज लेना नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई महिला अच्छा स्टेरॉयड है तो साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे बॉडी में, तो अगर कोई महिला बच्चे के बीच में गैप रखना चाहती है तो वो इन पिल्स को इस्तेमाल कर सकती है। करती क्या है, ये इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को। तो अगर आपका मान लो 14वें दिन ओव्यूलेशन होने वाला तो नहीं होने देगी, और अगर मान लो अगर हो गया ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। सर्विक्स के म्यूकस को इतना थिक कर देती है कि स्पर्म ऊपर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसके बाद ये यूट्रस को ऐसा बना देती है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या क्या किया इसने, सर्विक्स के म्यूकस को मोटा किया, स्पर्म की मोटिलिटी को, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो गई, यूट्रस को जो है तो ऐसा बना दिया कि इम्प्लांटेशन नहीं और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया। ठीक है, समझ में आई बात। मोर ओवर इसके बाकी स्टेरॉयडल वाली पिल से इनके जो वो होते हैं जैसे माला डी वगैरह, ये सब स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की है, तो जो स्टेरॉयडल वाली हैं उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, ये क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की है इसलिए इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखिए, जब भी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मेथड हैं। आप लोगों ने पढ़ा है एक क्या, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम लोगों ने कोइटस इंटरप्टस पढ़ा, हमने क्विक विड्रॉल पढ़ा और लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ा। आ सकता है आपको पूरा बर्थ कंट्रोल मेथड एक्सप्लेन करने के लिए, आ सकता है बच्चों, आपको पूरे बर्थ कंट्रोल मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड हैं। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा बेटा, एक नेचुरल मेथड बताना पड़ेगा। नेचुरल मेथड में कौन कौन सा आता है, कोइटस इंटरप्टस,
ठीक है। दूसरा क्या आता है, क्विक विड्रॉल मेथड, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो नेचुरल मेथड आपको बताना पड़ेगा। नेचुरल मेथड के बाद आपको बैरियर मेथड बताना पड़ेगा। बैरियर मेथड के अंदर कौन आता है, बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम का बहुत पॉपुलर ब्रांड है निरोध, ठीक है। फेमिडोम इज़ द फीमेल कॉन्डम का ब्रांड। उसके बाद इसके अंदर बैरियर मेथड के अंदर सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स भी आते हैं, वॉल्ड कप्स भी आते हैं। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्या आपको बताना पड़ेगा आईयूडीज़। अब आईयूडीज़ के अंदर आपके पास दो हैं, दैट इज़ अ कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। आपको दोनों बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना है परमानेंट आईयूडीज़ हो गए। उसके बाद आप बता सकते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स या हार्मोनल मेथड, या हार्मोनल मेथड भी बता सकते हैं। हार्मोनल मेथड के अंदर इम्प्लांट्स भी आते हैं और हार्मोनल मेथड के अंदर पिल्स भी आती हैं। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर कौन कौन आता है बेटा, सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड माना जाता है। इसके अंदर आते हैं आपके ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज़, हार्मोनल मेथड के अंदर पिल्स और इम्प्लांट्स, ठीक है। वो आपकी ऐसे मैच स्टिक जैसे है आपकी, देखो वहाँ पे, जिनको हम इम्प्लांट करते हैं, और सर्जिकल मेथड। तो ये मेथड्स आपको आने चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा भी आ सकता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया एक प्रकार का नेचुरल जो है, क्या है आपका नेचुरल मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, ध्यान से सुनो, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की बॉडी में FSH नहीं निकलता, क्योंकि प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है जो मिल्क बनवाता है। एक्चुअली प्रोलैक्टिन FSH का दुश्मन है। जब तक प्रोलैक्टिन निकलता रहेगा ना, तब तक FSH नहीं निकलता, ठीक है। पर ये बात किसी को नहीं पता है कि ह्यूमन फीमेल में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा और FSH बनना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट द, मतलब ये कहो कि इसके अगर ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो दूसरा बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। पर हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत सारी महिलाएं इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इस्तेमाल करने लगती, बट इट इज़ नॉट फॉर श्योर। और मैं आपको बताऊं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फॉर श्योर होता ही नहीं। और ये भी क्वेश्चन है कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या 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 उसके नेचर होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन, इससे क्या क्या होता है भैया, FSH नहीं निकलता तो ओव्यूलेशन नहीं होगा ना, ओव्यूलेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी प्रिवेंट रहेगी। समझ में आ गई बात। इस समय पर सारे मेंस्ट्रुएशन इवेंट जो है प्रिवेंट रहते हैं, ये याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द FSH, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आर टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART के मेथड हैं ये, ठीक है। किसके मेथड है, नॉट विजिबल, ये ART के मेथड होते हैं। हाउ इज वन डिफरेंट फ्रॉम अदर, चलिए देखते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में हम क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हम क्या करते हैं कि हम ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये एक इन विट्रो मेथड है, मतलब लैब के अंदर किया जाता है, जिसमें हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में ऑप्टिमल कंडीशन में इंजेक्ट कर देते हैं। इज दिस क्लियर टू यू, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी में हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाते हैं और उसके बाद इस एम्ब्रियो को हम यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ना देखो, गिफ्ट क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो फीमेल, ये इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल अपना ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, दोज फीमेल हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज द ओवा, उनके में गैमीट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो गैमीट वही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, गैमीट दे दिए, बाकी सब प्रोसेस तो वो खुद ही कर लेगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या होता है, पर यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन वीवो होता है। यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या है, इन विट्रो, मतलब लैब में हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ आप गैमीट बाहर से दे रहे हो, बाकी सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर ही हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। एक्सप्लेन द वन एप्लीकेशन ऑफ वन, पहला है एमनियोसेंटेसिस, दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये हमारा हो ही चुका है, और जिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद प्रिपेयर अ पोस्टर तो आपको क्या ही करोगे, पर ये आ सकता है आपको बनाने के लिए, ठीक है। चलो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ये वाला हो चुका है, हाँ ये 2 बार क्यों हो गया। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एमनियोसेंटेसिस जो होती है वो करीब 4थे से 8वें हफ्ते के बीच में करवाई जाती है, जब जो होता है फीमेल का प्रॉपरली डेवलपमेंट तो नहीं होता, पर फिर भी इतना हो जाता है कि उसकी सेल्स जो होती हैं वो उसके, देखो जो भी बच्चा होता है ना, वो ऐसे एक झिल्ली में पाया जाता है, राइट, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे के सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। 4th to 7th वीक में एमनियोसेंटेसिस कराई जाती है। कैसे करवाई जाती है, क्योंकि इस 4th to 7th वीक में एम्ब्रियो की सेल्स जो होती है वो बाहर आने लगती हैं। यहाँ से एक छोटा सा इंजेक्शन डाला जाता है और यहाँ से जो है थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड, इस झिल्ली के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, तो उसको निकाल लिया जाता है। वो टेस्ट क्या नाम है, इंजेक्शन में भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में होती हैं बच्चे की सेल्स, ठीक है। अब इस बच्चे की सेल से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगा पाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर का तो नहीं पता लगा पाते, बहुत ही कम मेंडेलियन डिसऑर्डर से पता लगाते हैं, पर बेसिकली ये क्या होता है, ये आपके मेंडेलियन जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उन्हें पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, लाइनफिटर सिंड्रोम है, ये सब पता लगाने के लिए, ठीक है। पर लोग इसका गलत यूज़ करते हैं, लोग पता लगाते हैं कि लड़की है तो उसको किल कर देते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया मैंने बताई दिया। ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिलेटेड टू द, देखो ज़ाइगोट को हम कभी भी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, हम उसको 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर में लाते हैं या 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर में लाते हैं, विच इज़ अ ब्लास्टोसिस स्टेज, और फिर उसको जाके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है। 8 ब्लास्टोमेर, ठीक है, 832 बोल रही थी मैंने, सही बोला था। 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर पे लाते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज पे लाते हैं, 8 to 16, ठीक है, सही बोला था मैंने, 8 to 16 ब्लास्टोमेर में लाते हैं, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब ये पोस्टर आपको बनाना है कि आप लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे भैया, सेक्स एजुकेशन बताइए, फिर उसके बाद एमनियोसेंटेसिस का गलत यूज़ क्यों कर रहे हैं लोग और नहीं करना चाहिए बताइए। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में लोगों को अवेयर करिए और एजुकेशन फैलाइए लोगों में कि भैया प्रेग्नेंट वुमेन की केयर, मतलब कुल मिला के देखो, बच्चा पेट में है तो प्रेग्नेंट वुमेन की केयर, बच्चा पैदा हो गया तो नियोनेटल की केयर, किसी का रेप ना हो जाए इसलिए सबको अवेयरनेस, लड़का और लड़की को दोनों को अवेयर, सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो किसी के साथ इसका अवेयरनेस। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस के मिसयूज़ वाले लोगों को बताए, छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन बताइए भैया, वो घबराएं नहीं इस चीज़ के, या उनके साथ कुछ हो रहा है उल्टा सीधा तो वो भी उन्हें पता रहे, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी उन्हें पता होने चाहिए है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको बताए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको आ सकता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड कौन से हैं, जिसमें पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेथड बताना है आपको, फिर आपको बताना है कि RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, फिर आपको इसके ये ऑब्जेक्टिव है, RCH प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपको बताने के लिए आ सकता है। सो दीज आर द कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस मैं आपके हर चैप्टर के लिए लाऊंगी और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनके आगे मतलब इनसे आजू बाजू घूमता हुआ ही क्वेश्चन आएगा। अब एग्जैक्टली ये ना आए पर आजू बाजू ही आएगा, तो आप लिख लोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, पर अगर मैंने क्वेश्चन भी बता दिया तो उसका आंसर आपको ढूंढ कर पढ़ना है बच्चों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चन बचाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।